माइक तो ऑन है ना, ग्रीन है मतलब ऑन है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम पांडे। हाजिर हूँ हमारे नए सेगमेंट के साथ जिसका नाम है एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। इस सेगमेंट में हम एनसीईआरटी कोई एक बुक लेते हैं और उसके सारे चैप्टर एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, अभी क्लास 11 की पॉलिटी की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे साथ हैं चैप्टर 3 पॉलिटी की। इसका हेडिंग है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव एवं प्रतिनिधित्व का पूरा जो चैप्टर हमारा ये है वो क्या है, इलेक्शन बेस्ड पे है। और प्रतिनिधित्व कैसे होता है, कहाँ कहाँ कौन से देश में कैसे चुनाव होते हैं उसकी चर्चा की गई है। खास करके भारतीय संदर्भ में, इंडियन कंटेक्स्ट में डिटेल में बताया गया है। हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन से 5-6 पॉइंट हमने सारे चैप्टर को कवर कर लेगा। देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। छोटा सा है, दिया हुआ है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, भारतीय संदर्भ में चुनाव कैसे होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है, और इंडिया ने क्यों एफपीटीपी को अपनाया। इन सारी बातों का चर्चा करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों निर्वाचन में आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई, इसकी चर्चा करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड द राइट टू कंटेस्ट क्या है, कैसे वोटिंग का अधिकार मिलता है, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो हमारा है भारतीय, वो कैसे काम करता है, कौन कौन सी उसके अधिकार हैं, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कुछ बातें दी गई हैं इस चैप्टर में, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पहले हेडिंग से। देखिए, पहला जो हमारा हेडिंग है वो है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। इलेक्शन, चुनाव एवं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। इलेक्शन से आप बहुत पहले वाकिफ़ हो चुके होंगे। आप याद कीजिए अपने स्कूल के दिनों को, जब आपके क्लास में मॉनिटर का चुनाव हुआ करता था। आपकी क्लास टीचर 2-3 बच्चों जो रैंक 1-2 बेसिक आते थे, उन्हें क्या करते थे, सबके सामने खड़े कर देते थे और सबसे बोलते थे कि आप इन्हें वोट दीजिए, और जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा मॉनिटर चुना जाता था। सेम यही प्रोसेस क्या होता है हमारे नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, सारी जगह ऐसे ही चुनाव होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं और जनता उन्हें वोट देती है, और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वो क्या होता है, विनर घोषित होता है। तो हम इस चैप्टर में इलेक्शन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, इलेक्शन की प्रोसेस पे कौन कौन सी विधियां हैं उस पर डिस्कस किया गया है, उनको हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही एक हेडिंग है हमारा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, तो आप शायद बचपन से स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि लोकतंत्र क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए हो, जनता के द्वारा चुनी गई हो, वो क्या होता है, हमारा लोकतांत्रिक प्रणाली होता है। भारतीय संदर्भ में भी, हम इंडियन कंटेक्स्ट में भी देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनते हैं और वही हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में हम ही सरकार बनाते हैं, हम ही सरकार के पार्ट होते हैं और हमारे लिए ही नियम बनाए जाते हैं। यही हमारा लोकतंत्र है। इस चैप्टर में डेमोक्रेसी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। लोकतंत्र वाले चैप्टर में हम पूरा डिटेल में कैसे कैसे, कहाँ से डेमोक्रेसी कौन से देश में कैसे अपनाया गया, कब लागू हुआ, कौन कौन सी विधियाँ हैं डेमोक्रेसी के भी, उसको हम एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया है, भारत में चुनाव प्रणाली है, इसके क्या क्या डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर में। एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, एंड वाई डिड इंडिया एफपीटीपी सिस्टम। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये भारी भरकम सा दिखने वाला वर्ड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है। देखने में लग रहा है बहुत भारी भरकम सा वर्ड है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एफपीटीपी क्या है भाई, इसको देखें जरा। देखिए, यूपीएससी अक्सर आपसे कहती है कि जब आपको हिंदी समझ में ना आए तो आप इंग्लिश देख लिया कीजिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जब आपको इंग्लिश समझ में ना आ रहा हो क्वेश्चन में, तो आप उसकी हिंदी देख लिया कीजिए। सेम अगर आप इसकी हिंदी को देखेंगे तो सर्वाधिक मत जिसे प्राप्त होता है वो चुनाव में विनर होता है। बस एक लाइन में ये समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, यही कहता है। सेम ऐसा समझ लिए इसे कि किसी एक एरिया में 10 लोग चुनाव प्रत्याशी हैं, नॉमिनेट, और उन लोगों को 100 वोट मिलने हैं। अब 100 वोट में से किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को अगर मान लीजिए 30 वोट मिल जाता है और बाकी को कुछ 10 कुछ मिलते हैं, ऐसे में जो सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा जिसे, वो क्या होगा, हमारा विनर घोषित होगा। हम इंडियन कंटेक्स्ट में भी यही सिस्टम देखते हैं। इसलिए हमारे चैप्टर का जो हेडिंग है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, भारतीय संदर्भ में चुनाव प्रणाली क्या है। तो भारतीय हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, एफपीटीपी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया।
क्यों अपनाया, इसकी चर्चा हम करेंगे इस सेक्शन में। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो सर्वाधिक मत जिससे प्राप्त होगा, सबसे ज़्यादा जिसे वोट प्राप्त होगा वो क्या होगा, विनर होगा। यही हमारे FPTP सिस्टम का है। इसमें ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। जो सबसे ज़्यादा मत पाए, जो सबसे आगे हो वही जीत जाए, ये इतना समझ लीजिए। तो इसलिए इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये हमारे भारतीय संदर्भ में लागू होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, हिंदी में कहता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए भारतीय कंटेक्स्ट में सभी जगह लागू नहीं होता है। कुछ चुनाव में, खास करके देखिए राज्यसभा का चुनाव हो, प्रेसिडेंट का चुनाव हो, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, तो वहाँ पे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। लेकिन जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन इन सेंस कि जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें कभी भी, या राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें हम कभी भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। FPTP तो हमने देखा वो सामान्य सा था, लेकिन जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, देखिए कि जब FPTP में क्या होता है कि कभी कभी पूरे देश को, पूरे एरिया को क्या कर दिया जाता है, एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट FPTP हमारा है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें पर्टिकुलर कुछ कुछ एरिया जो अलग अलग बांटे जाते हैं, छोटे छोटे एरिया में बांट दिए जाते हैं, वहाँ से कुछ लोग चुनाव जीतते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे के पूरे देश को क्या कर दिया जाएगा, एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि पार्टियाँ अपनी कुछ लिस्ट जारी करती हैं कि अगर मान लीजिए कि पर्टिकुलर X पार्टी को 60% सीट मिला, तो 60% जो मेंबर होंगे वो पर्टिकुलर X पार्टी के होंगे। मान लीजिए Y पार्टी को 40% वोट मिला, तो ऐसे में क्या होंगे, 40% जो मेंबर होंगे वो Y पार्टी के होंगे। ये विदेशों में अपनाया जाता है, खास करके इजराइल में देखिए, नीदरलैंड में देखिए, वहाँ पे क्या होता है, अपनाया जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस ज़्यादा किया भी नहीं गया है। हम बस इतना समझ लीजिए कि भारतीय संदर्भ में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया, ना कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब क्यों नहीं अपनाया गया, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए इस सेक्शन में हेडिंग भी है, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम, भारत में क्यों FPTP सिस्टम अपनाया गया। आप इमेज कीजिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय लगभग मुश्किल से 30-35% लोग जो थे साक्षर थे। साक्षर मीन्स उस समय का साक्षर के क्या क्वालिफिकेशन हुआ करती थी, ऐसा व्यक्ति जो पर्टिकुलर अपना नाम लिख के पढ़ दे, तो वो क्या हो गया, साक्षर हो गया। वैसी कंडीशन में आप सोचिए कि एक जटिल चुनाव प्रणाली जिसे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं, अगर उसे लागू कर दिया जाता तो क्या होता, सभी लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते और अंत में उन्हें लगता है कि इससे अच्छा तो हमारी अंग्रेजी सरकार थी जो कम से कम इन पचड़ों में हमें नहीं फंसाती थी। तो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि एक ऐसी चुनाव प्रणाली अपनाई जाए जो बहुत सिंपल हो, सरल सी हो, ऐसा ना कि कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो। तो उन्होंने क्या किया, FPTP को अपनाया। और उसके पीछे दो कारण और एक कारण और भी थे। ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें पर्टिकुलर, मान लीजिए कि हमने 4 भाग में बांट दिया एक किसी एरिया को। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में होता है कि पर्टिकुलर परसेंटेज जिससे ज़्यादा मिला वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा सीट अपना लेगा। उस समय की स्थिति समझिए कि मान लीजिए कि पर्टिकुलर कोई रिलीजन, पर्टिकुलर कोई कास्ट, कोई डोमिनेटिंग हो, तो क्या होगा, उसे ही मान लीजिए 80% वोट मिल गया और 20% जो लोग थे जो अदर कास्ट के थे, लोअर कास्ट के थे सो कॉल्ड, और जो अदर रिलीजन के थे उनका हो सकता है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। ऐसी कंडीशन में हमारे संविधान निर्माता और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्हें क्या लगा कि हमारा जो सबका इक्वल वाला जो वैल्यू था कि सबको समान अधिकार है हर चीज़ में, सबको समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो कहीं सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को भारतीय संदर्भ में लागू नहीं किया और FPTP को हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव प्रणाली को अपना लिया। तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है। FPTP आपने समझ लिया, जो सबसे आगे, सिंपल से समझिए, जो सबसे आगे वो विनर, जो सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा उसको विनर घोषित कर दिया। करंट वही हमारे भारतीय संदर्भ में लागू है। दूसरा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर्टिकुलर पार्टी को वोट दी जाती है, ना कि किसी व्यक्ति को। एक एग्जाम्पल्स और इसे समझ लीजिए, जैसे हमने कहा कि क्यों भारतीय नेताओं ने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने FPTP को अपनाया। मान लीजिए कि आप पर्टिकुलर किसी पार्टी को वोट देते हैं, मान लीजिए हम जस्ट करंट एग्जांपल से मान लेते हैं, हमने BJP को वोट दिया और कांग्रेस को वोट दिया और BJP को मान लीजिए 40% सीट मिल गए और कांग्रेस को 30% वोट मिले। ऐसे में क्या होगा
बीजेपी क्या करेगी, अपने 40 उम्मीदवारों को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसे कट करना पड़ेगा, ये पीछे वाला, यहाँ पे थोड़ा मिस हो रहा है, कट होगा ये। देखिए हम चर्चा जैसे कर ही रहे थे कि क्यों भारत ने इसे अपनाया, तो हमने पहले देखा कि समान अनुपात लोगों को नहीं मिल पा रहा था, प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। एक अलग एग्जांपल से भी इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इसमें क्या होता है, पार्टी को वोट दी जाती है, ना किसी व्यक्ति विशेष को। ऐसे में पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है जनता के लिए, जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं। मान लीजिए कि आपने बीजेपी को या कांग्रेस को वोट दिया, आपको कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी लगती है, मान लीजिए बीजेपी पार्टी बहुत अच्छी लगती है। हमने क्या किया, अपना पूरा का पूरा वोट दे दिया पर्टिकुलर बीजेपी को या कांग्रेस को या XYZ किसी पार्टी को। ऐसे में हमने किसी व्यक्ति को नहीं चुना, तो अब क्या होगा, हमारे क्षेत्र विशेष के लिए वो पार्टी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, ना कि कोई व्यक्ति होगा। ऐसे में आप समझिए कि पार्टी क्या करेगी, किसी व्यक्ति को आपके क्षेत्र का सांसद या MP MLA बना देगी, और आप उस व्यक्ति को कभी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि हमारा काम क्यों नहीं हुआ। वो बोलेगा भाई आपने हमें वोट नहीं दिया था, आपने हमारी पार्टी को दिया था, तो आप चले जाइए पार्टी से पूछिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो डेमोक्रेसी था और कमज़ोर हो जाता। अब पार्टियां जो चाहेंगी वो कर पाएंगी। ऐसी कंडीशन में उन्हें लगा, हमारे संविधान निर्माताओं को, कि FPTP सिस्टम ज़्यादा सिंपल हो, ज़्यादा आसान होगा, और हमारे जनप्रतिनिधित्व जो सिस्टम है, डायरेक्ट जनता चुनती है किसे, अपने प्रतिनिधियों को, और डायरेक्ट शासन करते हैं, जो डेमोक्रेसी वाला हमारा कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल हो पाएगा FPTP सिस्टम से। इसलिए उन्होंने क्या किया, FPTP सिस्टम को अपनाया। ये थोड़ा सा यहाँ समझ लेना ज़्यादा जरूरी था। आगे देखते हैं। देखिए, एक रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी एक हेडिंग है इस चैप्टर में। आरक्षण जो है क्यों लाया गया, आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी। हमने थोड़ा देर पहले आपसे डिस्कस किया कि पर्टिकुलर किसी एरिया में हो सकता है कि 100 लोग हों, और 100 लोगों में से अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग हो सकते हैं, अलग अलग रेस के लोग हो सकते हैं। ऐसे में सभी का क्या होगा, प्रतिनिधित्व मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि एक इस एरिया में 100 लोग हैं, और 100 लोगों में से 80 लोग जो हैं पर्टिकुलर किसी एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि जब भी चुनाव होंगे तो हमेशा क्या होगा, पर्टिकुलर उसी रिलीजन का, उसी कास्ट का क्या होगा, जो डोमिनेटिंग होंगे उनका ही प्रतिनिधि चुनकर आएगा। ऐसी कंडीशन में हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हमारे थे, उन्होंने सोचा कि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है हमारा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम लेकर आए, वो लेकर आए रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन इन सेंस कि पर्टिकुलर मान लीजिए कि कभी जो 80 लोग थे इस एरिया में, उन्हें भी प्रतिनिधित्व का मौका मिले, इसलिए उन्हें क्या कर दिया जाएगा, पर्टिकुलर किसी सीट को कभी कभार रिजर्व कर दिया जाएगा। SC मान लीजिए कि पर्टिकुलर किसी एरिया में, मान लीजिए इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ 90% जो हैं ST कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं, वैसे उस ST लोग हैं। ऐसे में क्या होगा, इस पर्टिकुलर पूरे एरिया को ST सीट घोषित कर दिया जाएगा, और कोई भी अगर यहाँ से चुनाव लड़ेगा तो वो ST ही लड़ेगा, ताकि इनकी वो आकांक्षाओं को, एस्पिरेशन को, जो पहले हमने डिस्कस भी किया था कि संविधान क्या करता है, हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है, फुलफिल करने की कोशिश करेगा। सेम अब ये प्रश्न निकल कर ये आता है कि आखिर ये रिजर्वेशन होगा कैसे, कौन निर्धारित करेगा कि कहाँ ST हैं ज़्यादा, कहाँ SC ज़्यादा हैं, कहाँ SC कम हैं, कहाँ जनरल लोग ज़्यादा हैं, कहाँ माइनॉरिटीज लोग हैं। ये सब बातें करेगा कौन, ये डिस्कस कौन करेगा, कौन से लोग इस नियम कानून इसको बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे संविधान निर्माताओं ने एक कॉन्सेप्ट छोड़ गए आर्टिकल 82 के तहत कि एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाई जाएगी। डीलिमिटेशन कमीशन क्या, हिंदी में से कहते हैं परिसीमन आयोग। अब ये परिसीमन आयोग कौन गठित करेगा, कैसे बनेगा, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जिस चैप्टर में बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, बट हम थोड़ा सा डिस्कस देख लेते हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन क्या है। देखिए, ये डीलिमिटेशन कमीशन हमेशा अपॉइंटेड होता है प्रेसिडेंट के माध्यम से। प्रेसिडेंट हम समझ रहे हैं किसके हेल्प से काम करते हैं, कैबिनेट और मिनिस्टर के हिसाब से। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या करता है, हमारा जो कैबिनेट है वो क्या करता है, डीलिमिटेशन कमीशन
बनाता है, पारित करता है, एक्ट पारित करता है, और एक डिलिमिटेशन कमीशन बनता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेल्प करता है काम करने में। यही डिलिमिटेशन कमीशन निर्धारित करता है कि पर्टिकुलर कौन सा एरिया एससी के लिए रिजर्व होगा, कौन सा एसटी के लिए होगा, और कौन सा एरिया हमारा जनरल के लिए रिजर्व होगा। ऐसे में एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा ये डिलिमिटेशन कमीशन है, हमारे संविधान निर्माता जो भी थे वो बहुत दूरदर्शी थे, विजनरी उनकी बहुत दूर तक की थी। उन्हें लगता था कि कभी ऐसी कानून बने, मान लीजिए कोई डिलिमिटेशन कमीशन कानून बनाए तो क्या होगा कि लोग कोर्ट चले जाएंगे, भाई हमारे यहाँ तो इतने परसेंट जनसंख्या है, हमारे यहाँ इतने परसेंट जनसंख्या है, गलत काउंटिंग हुई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, इतना समझ लीजिए कि जो डिलिमिटेशन कमीशन हमारा है, इसके डिसीजन को किसी भी कोर्ट में क्या किया जा सकता है, चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये फुल फाइनल होता है। क्योंकि आप सोचिए क्यों नहीं किया जा सकता। अगर हम मान लीजिए कि आप डिलिमिटेशन कमीशन को चैलेंज करेंगे और वहाँ पर्टिकुलर कोई चुनाव होने हैं, और भारतीय कोर्ट तो आपको पता ही है क्या है, 10 से 20 साल लगेगा एक निर्णय लेने में। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 10-20 साल तक क्या वहाँ इलेक्शन नहीं होंगे। इसलिए क्या किया गया कि डिलिमिटेशन कमीशन को जो भी इनके ऑर्डर्स हैं उन्हें कर दिया गया, चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस समझ लीजिए, ये हमारे चैप्टर में नहीं दिया हुआ है बट लेकिन समझ लेना यहाँ ज़्यादा जरूरी है। फिर ये देख लेते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन लोग होते हैं, इनका कंपोजिशन कैसे होता है। तो देखिए, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी हमारे होते हैं वो होते हैं, और साथ में रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। 3 लोग से मिलकर क्या बनता है, हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। कौन कौन, फिर से एक बार देख लेते हैं। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे होंगे इंडिया के वो, और साथ ही जिस स्टेट का डिलिमिटेशन करना होगा, परिसीमन करना होगा, वहाँ के क्या होंगे, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे। यही 3 लोगों से मिलकर बनता है हमारा डिलिमिटेशन कमीशन, और यही क्या करता है, हमारे एसटी एससी जो भी हैं उनके लिए सीट रिजर्व करता है। जितना समझ लिया हमने पहले आपसे बता ही दिया था कि पर्टिकुलर किसी एरिया में अगर एसटी ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, वहाँ पे एसटी के लिए सीट रिजर्व कर देंगे। और एससी के संदर्भ में ऐसा क्या होता है कंटेस्ट में कि पर्टिकुलर हमेशा ये चेंज होता रहता है। मान लीजिए कहीं 20% लोग ही हैं, कहीं 30% लोग हैं, कहीं 10% लोग हैं, तो ऐसे में रिजर्वेशन हमेशा नहीं मिल पाता। इसलिए क्या करते हैं, पर्टिकुलर किसी ईयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया जाता है, पर्टिकुलर सीट रिजर्व कर दिया जाता है किसी एससी के लिए। एसटी तो हमेशा के लिए रिजर्व हो जाता है। तो आपके लिए देखिए, हमारे पास एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ये ऑर्डर करके बताइए, मेंशन करके बताइए कि हमारे करंट लोकसभा सीट में कितने सीट जो है हमारे एससी के लिए और कितने एसटी के लिए रिजर्व है। ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे क्या है। देखिए, इस चैप्टर में हमने थोड़ा पहले डिस्कस जो किया था कि एक एपी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और साथ ही साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, उसको थोड़ा सा कंपेयर करके बताया गया है कि आखिर कौन बेहतर है, किसमें क्या है, उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा एपीटीपी सिस्टम है और जो पीआर सिस्टम है, एपीटीपी सिस्टम में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एरिया होते हैं उनके उस पर्टिकुलर छोटे एरिया को, जोग्राफिकल एरिया को क्या कर दिया जाता है, एक एरिया घोषित कर दिया जाता है। मान लीजिए जो हमने थोड़ा सा पहले बताया, इस एरिया को पूरे देश में से कर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूंसी घोषित कर दी गई। यहाँ से क्या होंगे, एक एमपी या एमएलए चुनकर आएंगे। लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, इसमें पर्टिकुलर हो सकता है पूरे एरिया को क्या करें, एक कॉन्स्टिट्यूंसी घोषित कर दें। दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि सभी कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या होंगे, एक ही मेंबर चुन के आते हैं। लेकिन पीआर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जैसे हमने कहा था, जिस पार्टी को जितनी सीट मिलेगी वो क्या करेगा, परसेंटेज जितना सीट मिलेगा उतने परसेंटेज में वो अपना रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है। ऐसे में क्या हो सकता है, पर्टिकुलर किसी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 2-3 जो हो सकते हैं मेंबर भी इलेक्ट होकर आ सकते हैं, जो हमारे इंडिया में नहीं होता। जो वोटर होते हैं एपीटीपी में डायरेक्ट वोट देते हैं, किसे, अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट। उन्हें पता होता है कि हम इसी व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, यही जिनेगा। लेकिन जो पीआर सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, ये पार्टी को वोट मिलता है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं पता होता है कि उसका सांसद या एमएलए जो कौन होगा वो पार्टी डिसाइड करती है, वो व्यक्ति डिसाइड नहीं करता। इसलिए, और अगला कहता है, ए पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। एपीटीपी सिस्टम का एक ये पार्ट समझ लीजिए कि इसमें पर्टिकुलर किसी पार्टी को हो सकता है कि 40% वोट ही मिले हों, और वो जितने सीट थे, मान लीजिए 300 सीट थे, उसमें से 275 सीट जीत सकता है। वोट मिले 40% ही,
क्योंकि हर जगह जितने भी 275 सीटें होंगी वहाँ पे उन्हें 40% से ज़्यादा सीट मिल गए, सबसे ज़्यादा वोट मिल गया होगा। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में वो 275 सीट जीत सकते हैं 300 में। लेकिन ये हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कभी ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए 30% मिला किसी को 40% मिला, किसी को 30% मिला, तो ये 3 पार्टियां क्या करेंगी, अपने 30 मेंबर को, 40 मेंबर को, 30 मेंबर को क्या करेंगी, नॉमिनेट कर देंगी। ऐसे में क्या होता है हमारा, देखिए हमने पहले चर्चा किया था आपसे कि क्यों भारतीय नेताओं ने, भारतीय संविधान निर्माताओं ने FPTCP सिस्टम को ही अपनाया। अब मान लीजिए अगर भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता तो हमारी जो मेजॉरिटी वाली सरकार वाली कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाती। अब आप यहाँ पे बताइए कि एक एक एरिया से, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में से कोई 30 सीट जीत के आया है, कोई 40 जीत के आया है और कोई जीत के आया है 30। ऐसे में कोई भी 50+ जिसे हम कहते हैं तभी तो होगा, 50+1 होगा, 51% होगा, तभी तो क्या होंगे, वो मेजोरिटी में माने जाएंगे। ऐसे में कोई भी पार्टी क्या करेगी, मेजोरिटी नहीं फुलफिल कर पाएगी, तो क्या होगा, हमारी एक अस्थायी सरकार नहीं बन पाएगी। सरकार तो बन जाएगी, मान लीजिए 2 लोग मिल गए और सरकार बना लिए, 30-70% बना लिया इन्होंने, लेकिन क्या होगी, ये अस्थायी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि कभी कोई बोलेगा मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, कभी कोई बोलेगा मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा। तो इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, FPTP सिस्टम को अपनाया ताकि एक अस्थायी सरकार मिल सके। यहाँ पे ये पॉइंट भी समझ लेना जरूरी है। अब देखिए ये जो हमारा FPTP सिस्टम है कहाँ कहाँ लागू है, इंडिया में है और UK में है। और जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देखते हैं हम, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम है, वो कहाँ होता है, नीदरलैंड और इजराइल में है। और भी कुछ देशों के नाम बताए गए हैं इस चैप्टर में, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये जान लेना है कि भारत में कौन सा अपनाया गया है और UK में अपनाया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इसमें हेडिंग है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड राइट टू कंटेस्ट। अब ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी क्या है, एक भारी भरकम सा फिर वर्ड सामने आ गया। ऐसे में हिंदी में इसको समझिए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क कौन, इंडियन कंटेक्स्ट में अभी क्या है, वयस्क कौन होता है, जो 18+ होता है वो क्या होता है, हमारा एडल्ट होता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1988 के पहले, 89 के पहले जो था, वयस्क 21+ माने जाते थे। जो लोग 21 साल से ऊपर थे उन्हें क्या माना जाता था, एडल्ट माना जाता था, उन्हें वोटिंग राइट भी नहीं मिले हुए थे। तो क्या किया गया, ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो है हमारा, वो कहाँ है, आर्टिकल 326 में है। आर्टिकल 326 में आपको क्या गया है, राइट टू वोट दिया गया है, वोट देने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे एक समझ लेना ज़्यादा जरूरी है कि ये जो राइट टू वोट हमारा है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारा एक लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट क्या होता है, हमने पिछले चैप्टर में आपसे डिस्कस किया था। ऐसे राइट जो आपकी सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती, वो क्या होगा, हमारा फंडामेंटल राइट होगा। लेकिन जो ये लीगल राइट हो गया, ऐसे में आप समझिए कि इसके लिए आप कोर्ट के दरवाजे को नहीं खटखटा सकते। ऐसा नहीं कि आप वोट देने गए और पर्टिकुलर वहाँ पे आपका वोटर लिस्ट में नाम ना हो तो आप सीधे क्या करेंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप इसके लिए नहीं जा सकते हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं, ये लीगल राइट है। हाँ, इतना समझ लीजिए कि अगर आपको कोई चुनाव देने से रोक रहा है, आप चुनाव देने जा रहे हो, आपके लिस्ट में नाम भी है, सब कुछ सही है, और आपको कोई व्यक्ति बोलता है नहीं आप चुनाव नहीं दे सकते, रोक लिया जाएगा, आपको देने नहीं देंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये लीगल राइट है, विधिक राइट है, तो आप क्या कर सकते हैं, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपने लीगल राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें कह सकते हैं। तो लोकल पुलिस क्या करेगी, आपके लीगल राइट को प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आप कोर्ट नहीं जाएंगे। तो यहाँ ये समझ लेना जरूरी है। आर्टिकल 326 में हमारा निकल के आता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। और ये भी हमने देख लिया कि 1989 से पहले क्या था, 21 ईयर्स था। अब इसके लिए एक 61st अमेंडमेंट किया गया था। 61st अमेंडमेंट याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। तो 61st अमेंडमेंट जो हमारा है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कहता है कि जो वोटिंग राइट के जो एज है वो 21 साल से घटाकर 21 ईयर से लोस्ट करके क्या कर दिया गया, 18 ईयर कर दिया गया। करंट में देखिए फिर से मांग चल रही है कि 21 कर दी जाए, क्योंकि 18 ईयर्स लोग इतने मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं कि वो एक अच्छी सरकार चुन पाए। क्योंकि अब करंट में देखिए शादी की उम्र भी क्या कर दी गई, 21 साल की कर दी गई। तो आप समझिए कि जब आपको शादी का अधिकार नहीं है, आप उतने समझदार नहीं हैं, तो आप वोट देने का अधिकार कैसे मिल जाए, आप उतने समझदार कहाँ से हो गए। तो इस फिर से मांग चल रही है, पता नहीं आगे क्या होगा, वो तो एक अलग सा मैटर है। बट इतना समझ लीजिए कि 1989 से 88 से पहले ये हमारा 21 ईयर था, अब हमारा 18 ईयर है। तो यहाँ पर हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ही सिस्टम लागू किया जाता है।
हम क्या करते हैं, हम 18+ हो गए, हमारे वोटर ID कार्ड बन गया, हम वोट देने चले गए और हमने क्या किया, अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया और हमारी सरकार बन गई। रिप्रेजेंटेटिव भी कैसे चुना हमने, FPTP सिस्टम से चुना, डायरेक्ट मेथड से चुना, इनडायरेक्ट मेथड से नहीं चुना। तो यार डिटेल में नहीं दिया गया है, यहाँ से 3-4 चीज़ निकल के आप समझ लीजिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, आर्टिकल 326 में हमारा मेंशन है। आर्टिकल 61 अमेंडमेंट से पहले ये क्या था, 21 ईयर था, अब 18 ईयर हो चुका है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए इस चैप्टर में इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की गई है इलेक्शन कमीशन क्या है। अब अभी तक हम चुनाव ही बात कर रहे हैं, इलेक्शन ही बात कर रहे हैं, तो आप ये इतना समझ लीजिए कि आखिर इंडिया में इलेक्शन कराएगा कौन, क्योंकि छोटा मोटा काम तो है नहीं, क्लास के मॉनिटर वाला इलेक्शन तो है नहीं कि बस 2 लोग खड़े हो गए और लोगों ने वोट कर दिया। देखिए अगर बड़े लेवल पे कुछ चुनाव होता है, कोई सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है, तो एक बड़ी की पूरी मशीनरी चाहिए होती है, पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए होता है, ताकि आपको सही जगह से आपको वोटिंग केंद्र बनाया जाए, आप जाके वोट दें, आपको सिक्योरिटी दी जाए, ताकि उसके बाद उसकी काउंटिंग हो। एक लंबा प्रोसेस है, जिसके लिए क्या किया गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक निर्वाचन आयोग की इलेक्शन कमीशन का गठन किया। ये इलेक्शन कमीशन हमारा कहाँ दिखता है, हमारा इलेक्शन कमीशन जो मेंशन है पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मेंशन है। 324 में क्या है एक एक करके हम देखेंगे आगे, पर्टिकुलर जब निर्वाचन आयोग पर डिस्कस करेंगे तो पूरा। हमने पहले भी आपसे कहा था कि देखिए जो आर्टिकल वाला जो सिस्टम होगा, एक एक आर्टिकल हम एक एक करके एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, कौन से आर्टिकल में क्या है कौन में नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक क्या है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि 326 में क्या है आपका यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, राइट टू वोट है, उसी के तहत आप देखिए इसके अंदर ही आ जा रहा है 324 से लेकर 329 के बीच में। पार्ट 15 में है और ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑटोनोमस इन सेंस कैसे कि कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार मान लीजिए कि कुछ चेंज कर दें उसमें। जब चुनाव हो रहा होता है तो आप इतना समझ लीजिए कि सारे के सारे पावर जो होती हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास ही आ जाता है। सारी की सारी जो गवर्नमेंट मशीनरीज हैं वो उनके अंडर में हो जाती हैं, वो जैसे उसका इस्तेमाल करना चाहें वो करते हैं। तो इसलिए ऑटोनोमस बॉडी है, इसको हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इनका काम क्या होता है, कुछ काम बताए गए हैं कि चुनाव कैसे होगा, वोटिंग पार्टी को कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेंगी, पार्टी को क्या करना है, उनका फ्लैग देना है। जैसे कि आप देखिए बीजेपी है, मान लीजिए उनका एक कमल छाप उनका है, मान लीजिए कांग्रेस है उनका हाथ है, तो ये सिंबल ऑफ जो उनकी पार्टीज है ये कौन करता है, ये अपॉइंट करता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी किस किस का चुनाव करती है उसको हम देखते हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है या स्टेट असेंबली है, उन 3 के साथ साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्शन करवाती है। किसे, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, राज्य विधानसभाओं के लिए और साथ साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर जो हमारे जो ग्राम पंचायत के चुनाव होती हैं, म्यूनसिपैलिटी की चुनाव होती है, मेयर का चुनाव होता है, ये कौन कराता है फिर? अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराते तो ये कौन कराता है? क्योंकि चुनाव तो यहाँ पे भी होता है और 73rd और 74th अमेंडमेंट के साथ हमने लोकल बॉडी भी अब एस्टेब्लिश कर दी है। तो आखिर इनका चुनाव कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। हर स्टेट में अपना एक इलेक्शन कमीशन होता है जो नेशनल कमीशन से बिल्कुल डिफर होता है, अलग होता है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। प्रत्येक राज्य अपने लिए इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, वही क्या कराते हैं, हमारे लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराते हैं। तो इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन मत नहीं होना है यहाँ पर कि हमारा अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछ दे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा का चुनाव कैसे हो रहा है, मेयर का चुनाव कैसे हो रहा है, क्या हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, तो बिल्कुल नहीं, इतना समझ लीजिए स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। अब ये पॉइंट निकल कर आता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन मेंबर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होता है हमारा, उसे अपॉइंट कौन करता है? फिर बात हमने पहले भी कहा आपसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसके हेल्प से? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के हेल्प से। तो हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इन्हें अपॉइंट करते हैं। जब हमारा इलेक्शन कमिश्नर बना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, उस समय तक क्या होते थे, सिर्फ इसमें एक ही मेंबर होते थे। समय के साथ साथ क्या की गई, इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए और सोचा गया कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति कितना काम करेगा, तो इसलिए क्या किया जाए, उसकी हेल्प के लिए 1-2 और लोग लगा दिया जाए। सेम चीज़ किया गया। अभी वर्तमान में देखिए 3 मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, और इसमें एक क्या होता है, चीफ इलेक्टोरल कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन होता है। ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा पावरफुल है, अगर पावर के हिसाब से देखिएगा तो तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होते हैं, और तीनों के जो
जो भी पेमेंट मिलता है वो क्या मिलता है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके बराबर मिलता है। और ऐसी कोई स्थिति मान लीजिए आ जाए कि 3 लोगों में से जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, CG चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, उन्हें लगता है कि नहीं भाई हमें ये चाहिए, हम इस बात को लागू करवाना चाहते हैं। ऐसे में क्या होगी, वोटिंग होगी और जिन 3 में से 2 जो एक वोट पर पहुंचेंगे, एक निर्णय पर पहुंचेंगे, वही लागू होगा। तो इसलिए इतना समझ लीजिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है हमारे, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते अपने 2 मेंबर्स के साथ। थोड़ा सा नाम इसलिए दे दिया गया है ताकि किसी को एक वरीयता लगे। इनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड होता है, कार्यकाल। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने क्या किया, अपॉइंट किया तो क्या जब चाहे तब हटा देंगे। एक वर्ड हिंदी में आपने सुना होगा कि प्रसाद पर्यंत पद मिला हुआ। प्रसाद पर्यंत मतलब जस्ट लाइक मुझे प्रसाद दे दिया गया हाथ में, जब चाहे आपसे हम छीन सकते हैं, आपको पद से हटा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंदर में ऐसा नहीं होता है। इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखिए तो जो इनका टेन्योर है, जो शासनकाल है इनका, टेन्योर इन सेंस जो उनका कार्यकाल है वो फिक्स है। कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, या वो 65 साल के जब तक नहीं हो जाते। दोनों में से जो पहले होगा, मान लीजिए 6 साल हो या 65 साल हो, उनकी उम्र हो जाए, दोनों में से जो पहले होता है तब तक वो क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो ऐसे में समझिए कि हमारा जो निर्वाचन आयोग है, पहले भी हमने ऑटोनोमस है, इसके पास बहुत सारे पावर हैं। जब भी चुनाव होगा ये सारी मशीनरियों का इस्तेमाल करती हैं। राज्य लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे MP के चुनाव हो, MLA के चुनाव हो, सब इनके ही द्वारा कराई जाती है, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में। अगर कोई मान लीजिए डिफ़िकल्टी होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या होगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका फैसला होगा। इस चैप्टर में इतना ही बताया गया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। इतना समझ लीजिए कि निर्वाचन आयोग हमारा इलेक्शन करा रहा है, सारे का सारा जो सिस्टम है, इलेक्शन वाला प्रोसेस है, वो निर्वाचन आयोग ही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही मेंशन करवाता है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बताया नहीं कि हम आगे अगर कोई चैप्टर में आएगा तो क्या करेंगे, अलग से पूरा का पूरा डिस्कस और कर लेंगे। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की गई है, कुछ चुनाव में सुधार की बात की गई है जो वर्तमान में करंट में अभी भी लागू नहीं है। देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि भारतीय संदर्भ में अक्सर मांग होती है, जब चुनाव होता है आपने एक वर्ड हमेशा सुना होगा कि फीमेल्स को क्या करें, रिजर्वेशन दे दे, 33% जो सीट का करें उन्हें अलॉट कर दे। डिमांड तो हमेशा होती है बट हमेशा ऐसा फुलफिल नहीं हो रहा है। डिमांड अक्सर चल रही है कि 33% क्या कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए सीट। यही रिफॉर्म्स भी हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में NCERT इस चैप्टर में कहता है कि क्या करें, 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दें। क्योंकि आप देखिए लोकसभा में आप देखते होंगे, विधानसभा में देखते होंगे, राज्यसभा में देखते होंगे, गिनी चुनी महिलाएं दिखती हैं। क्या होता है, ऐसे में महिलाएं तो हैं 50% बट उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, इसलिए चुनाव सुधारों में अक्सर महिलाओं को क्या की जाती है, 33% रिजर्वेशन देने की बात की जाती है। और भी कुछ सुझाव दिए गए हैं इस चैप्टर में कि PR सिस्टम को अपना लेना चाहिए। अभी एक विवाद का विषय हो सकता है कि PR सिस्टम को अपनाएं या FPT, क्योंकि FPTP सिस्टम भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां हैं, और PR सिस्टम भी हो उसमें भी कुछ कमियां हैं। तो हम उसमें नहीं पढ़ते हैं कि क्या अपनाएं क्या नहीं, वो तो हमारे जो नीति निर्माता हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे। बस इसमें सुझाव दिया गया है कि PR सिस्टम को अपना लेना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया है कि धन बल का प्रयोग, अक्सर आपने सुना होगा कि पैसे देकर वोट लिए जाते हैं। चुनाव जहाँ हो रहा होता है, क्या होता है, उससे पहले नेतागण जो भी हमारे हैं वो क्या करते हैं, एक दिन पहले गए, घर में आपके चुपके से आए और आपको क्या कही, भैया आप 1000 रुपये ले लो, हमें ही वोट दे देना है। तो क्या होता है, बड़ी मात्रा में धन का बल का प्रयोग होता है। कहीं कहीं तो आप समझिए लिकर वगैरह भी पिलाकर वोटिंग करा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए सुझाव दिया गया है कि मनी का प्रयोग कम हो, पावर का प्रयोग कम हो। साथ ही साथ ये भी सुझाव दिया गया है कि जिस भी कैंडिडेट के ऊपर कोई क्रिमिनल केसेज हो, उन्हें क्या किया, चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाए। देखिए वर्तमान में तो सिस्टम ये है कि 2 साल से ज़्यादा अगर किसी को सज़ा होगी तो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन हमारा जो सुझाव कहता है, ये इस चैप्टर कहता है कि आप जिसके ऊपर भी केस चल रहा हो, चाहे सज़ा हुई हो या ना हुई हो, उन्हें क्या कीजिए, आप चुनाव लड़ने ही मत दीजिए। क्योंकि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड हमारा सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम क्या है, जजमेंट आने में हो सकता है 5 साल लग जाए। 5 साल बाद आप क्या कीजिएगा, उन्हें सज़ा सुनाइएगा। तब तक तो क्या करेंगे, वो MP या MLA बन के भ्रष्टाचार या करप्शन कर चुके होंगे। तो इससे पहले क्या कीजिए आप कि जो क्रिमिनल जिसके ऊपर भी चार्जेज हों, उन्हें चुनाव ही न लड़ने दिया जाए। साथ ही कास्ट और रिलीजियस अपील ना किया जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है। करंट में तो आप और भी ज़्यादा देख रहे होंगे इंडिया में, पहले तो मान लीजिए कम भी था। वर्ण में क्या है, पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष के हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए कुछ विवादास्पद टिप्पणियाँ भी कर देते हैं।
और उसमें क्या होता है, और पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों से बोलते हैं कि आप हमें ही वोट दीजिए, हम आपका क्या करेंगे, उत्थान करेंगे। मान लीजिए पर्टिकुलर मैं किसी एक्स कास्ट से हूँ और सिर्फ वहाँ पे किसी एरिया विशेष में एक्स कास्ट के लोग जो हैं 80% लोग हैं, और मैं उनसे जाकर बोलूँ कि देखो भाई पर्टिकुलर दूसरा जाति वाला जीत जाएगा तो क्या करेगा, आपको परेशान करेगा, तो आप क्या कीजिए, हमें ही वोट दीजिए क्योंकि हम आपके कास्ट के हैं। तो ये जो कास्ट और रिलीजन वाला जो सिस्टम है, जो अपील है, इसे पूरी तरह से हटाया जाए। देखिए कुछ ये जो जितने भी सुझाव इस चैप्टर में दिए गए हैं, आप यकीन मानिए अगर आप इन सारे सुझावों को मेंस एग्जाम में अगर आपसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के विषय में पूछा जाता है और आपने सारे के सारे सुझाव लिख दिए, तो क्या होगा, आप बहुत बेहतर मार्क्स पाने की कंडीशन में होंगे। अदर से तो ज़्यादा आपको मिलेगा, इस बात का एश्योरेंस समझ लीजिए आप। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा है इलेक्शन बेस्ड है। भारत में कौन कौन सी विधियाँ अपनाई गई उसको बताया गया, हमने एक एक करके देख लिया। निर्वाचन आयोग क्या है, कैसे काम करता है, ये भी देख लिया। हमारा डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बनता है, क्या क्या काम है, वो भी हमने देखा। तो एक एक करके हमने इस चैप्टर की सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। देखिए इस चैप्टर में अगर फिर भी आपको लगता है कि पर्टिकुलर कुछ वर्ड या कोई कॉन्सेप्ट हमसे मिस हो गया हो, हमने डिस्कस ना किया हो, या हमारा ध्यान उस तरफ ना गया हो, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम क्या करेंगे, उसको अलग से एक वीडियो बनाकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।